नाजरीन सलाम अलैकुम। हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारा शो क्यों बिखरते हैं रिश्ते लेकर। नाजरीन, हम जानते हैं अभी आपके जहनों में कई सवाल बाकी हैं और हमारे इस ड्रामे में कई मसले उठाना बाकी हैं जो हम पिछले एपिसोड में कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 9th एपिसोड के पार्ट 2 की और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना जुल्फ़िकार मेहदी साहब और हमारे डॉक्टर अली अकबर घबरानी साहब। सलाम अलैकुम। मौलाना साहब, आप नहीं थे पिछले एपिसोड में, मौलाना रूह ज़फ़र के साथ हमने कंटिन्यू किया था और डॉक्टर घबरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो शुरुआत करते हैं, एक बार फिर से उस एपिसोड पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था उस एपिसोड में। सोहेल जी, यहाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अम्मी। तुम्हें पता है इरफान की शादी तय हो चुकी है? हाँ पता है। मुझे तुम खुश नहीं लग रहे अपने भाई की शादी तय होने पर। क्या बात है? अम्मी, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा अपनी भाई की शादी पर? आखिर मेरे छोटे भाई की शादी है। दरअसल इस नाइट शिफ्ट की जॉब से मैं अभी पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पाया हूँ और नींद भी पूरी नहीं होती, इसकी वजह से मूड नहीं रहता कुछ काम करने का। खैर, आप बताइए, क्या कह रही थी आप? तुम तो जानते हो कि हमारे घर में एक ही कमरा है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपना कमरा कुछ महीनों के लिए इरफान और हिना को दे दो। अम्मी, मैं और समीना कहाँ रहेंगे फिर? कुछ ही महीनों की तो बात है। फिर शादी के बाद तो इरफान हिना को ले जाएगा दुबई, फिर ले लेना अपना कमरा वापस। शादी के एक हफ्ते पहले मुझे कमरा खाली कर देना। मगर अम्मी, इतनी जल्दी? सोहेल, तुम घर के बड़े बेटे हो, इरफान के बड़े भाई हो, तुम अपने छोटे भाई के लिए इतना नहीं कर सकते? और वैसे भी रात भर तुम ऑफिस में रहते हो, सुबह घर आते हो। समीना रात भर हमारे साथ हॉल में सो जाया करेगी, सुबह आ जाओ तो सो जाना अपने कमरे में। अम्मी, इतना आसान नहीं है। समीना से बात करके बताता हूं मैं आपको। समीना से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, फैसला तुम्हें करना है। अम्मी, कमरा खाली करने पर सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, समीना की जिंदगी पर भी काफी गहरा असर होगा। कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की। शादी के एक हफ्ते पहले कमरा खाली कर देना, समझे? समीना, रुको। समीना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए। एक्चुअली मैं कुछ दिनों पहले ही तुमसे बात करने वाला था, लेकिन वक्त और मौका नहीं मिला। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? एक्चुअली हमें हमारा कमरा कुछ महीनों के लिए इरफान और हिना को देना होगा। कमरा देना होगा? तो फिर हम क्या हॉल में रहेंगे? नहीं, बस कुछ महीनों की बात है। नहीं सोहेल, मुझसे ये नहीं होगा। कितना अजीब लगेगा इस तरह हॉल में रहना। समीना, हमारी शादी से पहले भी मम्मी डैडी बेडरूम में रहते थे। हमारी शादी के बाद वो भी हॉल में शिफ्ट हो गए। सोहेल, हमारी अभी अभी शादी हुई है। अम्मी अब्बा की शादी को 30 साल हो चुके हैं। मुझसे ये नहीं होगा। प्लीज, मेरी खातिर बस कुछ महीनों की बात है। और अगर कुछ महीनों बाद भी इरफान और हिना शिफ्ट नहीं हुए तो? अरे ऐसा नहीं होगा। इरफान के कंपनी ने उसे फ्लैट दिया है दुबई में, वो चला जाएगा। इतनी इंसल्ट हो रही है मेरी। मैंने सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद ये सब होगा मेरे साथ। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके बेटा, रुखसाना को भी मेरा सलाम कहना। ओके, खुदा हाफिज बेटा। सोहेल, तुम्हें पता है ना, मुझे रोज कॉल करती है, बड़ा याद करती है मुझे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अभी से इम्प्रेस कर रही है आपको। हमें तो ऐसी ही बहू पसंद है जो हमसे ऐसी बातें करे, वरना कुछ बहुएं तो सास के पास बैठना तक गवारा नहीं करती। मीना ने तो रुखसाना से साफ साफ कह दिया है कि बार बार मेरे ससुराल आओ भी मत और बार बार मुझे मैके बुलाओ भी मत। ऐसी होनी चाहिए बहू, न कि बार बात पर अपने मैके चली जाए।
एक बार मेरी शादी हो जाने दो, पलट कर नहीं देखूंगी आप लोग। तभी तो घर बसता है जब लड़की का मायका छूटता है। जब तक लड़की का मायका नहीं छूटता ससुराल नहीं बसता। अमीना, थोड़ा चाय बना के ले आओ मेरे लिए। आप एक काम करिए। सोहेल, ये सब क्या? मैं आपको कॉल करता हूँ वापस। जी। क्या कर रही हो तुम देख रही हो मैं फोन पे हूँ, फिर भी चिल्लाए जा रही हो। ये सब अम्मी बाहर क्या कह रही थी? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं हीना के बारे में बात कर रही हूँ। अभी अम्मी मुझे सुना रही थी। तुम हर चीज खुद पर क्यों ले लेती हो? तो फिर वो किसे सुना रही थी? अम्मी किसी को नहीं सुना रही थी, वो मुझसे एक बात कह रही थी बस। मैं सब समझती हूँ सोहेल। खैर, वो तो जब हीना आएगी तभी पता चलेगा कि वो कैसी है। नासिर भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा मतलब है क्या सोचा आपने? शादी के बाद इरफान और हिना रहेंगे कहाँ? जैसा कि आपने बताया कि आपके पास 1 BHK है और समीना और सोहेल भी इसमें रह रहे हैं। फिर देखिए शाहिद साहब, इस ताल्लुक से तो मैंने अपने बेटे बहू से बात कर लिया है और इससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रहा सवाल हिना का, वो तो इरफान के साथ दुबई में रहेगी ना, शादी के बाद तो वो वहीं चली जाएगी। जी। और जब तक नहीं गई वो हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। वो जब वो टाइम आ जाएगा वो तो चली जाएगी। अब उसकी फिक्र मत करिए, वो बहुत खुश रहेंगे। जी, बहुत खुश। हाँ। एक बात और जनाब नासिर भाई, मैं जानना चाह रहे थे कि आपकी कोई डिमांड्स अगर हों तो बेशक आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, रिश्तेदारी में कोई बात आड़े ना आए, बेफिक्र होकर के कहिए। आप उस चीज की फिक्र ना कीजिए शाहिद साहब, कोई डिमांड नहीं है हमारा। आप जो अपनी लड़की दे रहे हो वो हमारे लिए सर आंखों पे है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप अपनी बिटिया को दे रहे हैं। दरअसल ये है, ये मेरा उसूल है कि मैंने भी अपनी बड़ी बहू के जो वालिदैन हैं हमने कोई डिमांड नहीं किया क्या। और आपको एक और एक बात बताता हूँ, जब मैंने भी अपने ससुराल से मैंने कुछ नहीं लिया और मैंने सिर्फ इनको देख के शादी किया। वल्लाह क्या बात। अब और बात है कि वो आपकी खुशी है। अगर आप अपनी बच्ची को अपनी खुशी से देना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, वो आपकी बच्ची है, उसमें हमारा कोई दखल है, वो आपकी मर्जी। बहुत खूब, बड़े ऊंचे ख्याल हैं आपके। तो जी फिर ठीक है, तो फिर मैं समझूं कि बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। हमारी बिटिया, क्या बात है, क्या बात है। जहन चलिए मुबारकबाद दीजिए। मुबारक हो हिना, अब हमारी हुई। बिल्कुल मुबारक भाई साहब। जनाब जनाब जनाब, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। फिक्र ना करिए, आपकी बेटी हमारी बेटी रहेगी इंशाल्लाह, हमारी बेटी। वैसे भी आपको 2 खुशियां मिल रही है जनाब, एक तो हिना की शादी और दूसरा आप दादा बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। बहुत बहुत इस बात पे और एक बार गले लगा लीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो फिर मैं समझूं कि आपकी बेटी हमारी बेटी एक होगी। खुशनसीबी है हमारी। ये हमारी भी खुशनसीबी है कि आपकी लड़की हमारे घर की बहू बन रही है। शायद भाई बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी लड़की हमारे घर की बेटी रहेगी। बिल्कुल, हम वही प्यार देंगे जो हम अपनी लड़की को देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक 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 आपको, मुबारक। चलिए। अम्मी, देखा आपने, पुप्पा ने पूरे घर का रेनोवेट किया, पूरा घर का नक्शा ही बदल दिया। और कितना AC, वार्डरोब, सब कुछ कितना महंगा दिया है हिना बाजी को। अरे वो तुम्हारी बाजी नहीं, भाभी है। ये होते हैं खानदानी लोग। उम्दा शादी भी करवाई हमारी इज्जत रखने के लिए, और हमने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने सारी जरूरतों की चीजें दी है। वरना किसी से कह दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो लोग वाकई में खाली हाथ भेज देते हैं। सोहेल की शादी में
खानदान वालों के सामने मेरी नाक ही कट गई। आइए आगे बढ़ते हैं और हम इस एपिसोड के शुरुआत करते हैं सवालात का। मौलाना साहब, मेरा सवाल पहले आपसे ये है कि पिछली बार हमने एपिसोड में दिखाया था, जैसे अभी आपने देखा है कि लड़की की शादी हो रही है, अब हीना की शादी होके आने वाली है, तो उसके वालिदैन कहते हैं कि हमारी बेटी कहाँ रहेगी। जाहिर है हर वालिदैन इस बात को फिक्रमंद होते हैं कि हमारी बेटी जाके आराम से रहे, तो इसमें किसी और की बेटी की ज़िंदगी पर भी असर पड़ रहा है जो उन्होंने ये नहीं इस बात को या नज़रअंदाज किया जो भी है। तो ऐसे में सोहेल के वालिदैन ने तो हामी भर दी, अभी तक सोहेल और समीना से बात नहीं हुई थी, लेकिन उन दोनों ने हामी भर दी। ऐसे में जो दूसरी बेटी है या दूसरा बेटा है उससे क्या कहना चाहिए कि भाई तुम अलग घर का इंतज़ाम करो, या ये ठीक है? देखिए, शरई नुक्ते नज़र जो है बहुत वाज़े है कि एक लड़की का बुनियादी हक़ है कि वो जब किसी से शादी कर रही है तो घर के बारे में वो कहाँ जा रही है पूछे। अब जाहिर सी बात है, जो लड़की का हक़ है तो उस लड़की बात नहीं करेगी तो उसके बिहाफ में उसके माँ बाप बात करेंगे। तो उनका तो ये सवाल बजा है, वो सही है कि वो पूछेंगे भाई हमारी बेटी कहाँ रहेगी। लेकिन जो माँ बाप लड़के वाले के हैं, ठीक है, उन्हें ये पहले से ही इसका हल ढूंढना चाहिए। और अब वो ये नहीं कह सकते कि एक बहू बाहर निकले तो दूसरी अंदर जाए। ये असन एक मनफी जो है असर पड़ने वाला ही है उनकी लाइफ पर। अगर आप कह देंगे कि ठीक है हम इसका इंतज़ाम करेंगे, क्या करेंगे, और बेटी और दूसरे बहू को बाहर निकालेंगे उसमें से, ये सोच ही गलत है। ठीक है, इसका रास्ता पहले से उन्हें ढूंढ के रखना चाहिए। और देखिए, ये कोई भी पेरेंट्स या तो जो है पहले से एक्चुअल हकीकत लड़की वालों को बताएं और कहें उनसे कि भाई हमारे पास इतना छोटा घर है, इसी में एडजस्ट करके रहना है, हम एक फैमिली है और इस फैमिली में सबको एडजस्ट करना है। तो शायद बजा हो उनका कहना कि भाई ठीक है, कुछ दिनों के लिए आपको ऐसा करना है, कंप्रोमाइज़ करना है, उसके बाद आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। वरना शरीयत में ना उसको निकालने का हक़ है, ना उसके ऊपर वाजिब है निकलना। ठीक है, दूसरी तरफ से ये भी अपनी जगह बजा है कि एक लड़की के घर वालों को ये पूछना सही है, बिल्कुल सही है कि वो हमारी बेटी कहाँ रहेगी। ये पूछना किसी को अच्छा लगे या ना लगे, उसका राइट है, हक है, तो उनका पूछना सही है। लेकिन ये लड़के वालों की गलती है कि पहले से उन्होंने इस बारे में उनको क्या सकते हैं लड़के वाले, इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल ये कि उनके लिए अलग से कर लेके थे अगर कैपेसिटी है, और अगर कैपेसिटी नहीं है तो पहले से माजरत कर लेके भाई हम नहीं कर सकते हैं। हमारी शरीयत में ये बात बहुत क्लियर मेंशन हुई है कि एक लड़की अपने लिए सेपरेट घर का मुतालबा कर सकती है, डिमांड कर सकती है। ठीक है, आपने उसको अवेयर नहीं किया कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो जब रिश्ता लेके जा रहे थे तो ही ये बात कह देते तो ठीक था। लेकिन अगर आपने नहीं किया है ये तो आपकी गलती है, और अब आप जो है शरीयत की निगाह में मुजरिम है इस मामले में। ठीक है, इसका हल क्या ढूंढना है? हल ढूंढना ये है कि अब सब मिल के उस आने वाली बहू के लिए कुछ और इंतज़ाम करें। डॉक्टर साहब, जब पहले ही इस तरह की बातें घर में पैदा हो जाएंगी कि एक की मौजूदगी दूसरे के ऊपर खलेगी या खटकेगी दूसरे के ऊपर, तो ऐसे में क्या दोनों एक दूसरे को खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या मेंटली वो इस बात के लिए तैयार होंगे कि दोनों जानते हैं कि एक जानती है कि इसकी वजह से मुझे कमरे से हटाया गया, एक जानती है कि मेरी वजह से इनको कमरा छोड़ना पड़ा, लड़कियों की गलती नहीं है यहाँ पे, क्या दोनों एक दूसरे को खुले दिल से कबूल कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? अगर इनिशियल स्टेज के अंदर अगर पॉजिटिविटी होती, मैं तो समझता हूं कि इसका अप्रोच ही अगर बहू को बिठाते कि बेटा हमको इस तरह का मसला आया है, आपकी क्या राय है, आप कितना सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो? इफ यू आर रेडी फॉर सेक्रीफाइस तो हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज हम लोग विल वेट फॉर द सेकेंड मैरिज। बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, नो, बहू तो सामने तो नहीं मना कर पाएगी।
ऑफ कोर्स उसको हाँ बोलना पड़ेगा। आप इतनी क्यों नहीं नहीं नहीं, जैसे मौलाना साहब ने बताया कि नहीं आप ना बोल दो कि नहीं अभी आई एम नॉट कंफर्टेबल, बिल्कुल आप उतनी अच्छे पॉजिटिव अप्रोच से अगर उसको अप्रोच करती तो वो शायद सेक्रीफाइस देने के लिए भी राजी हो जाती और वो बिल्कुल बैलेंस सिचुएशन होता। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सोहेल बैठो, यू हैव टू गो आउट ऑफ द रूम, ये अप्रोच जो है ना ये डिस्टर्ब करता है। अगर बहू को बुला के बिठावे, बेटे को बुला के बिठा के बेटा भाई के लिए आप कितना से, अरे नहीं नहीं भाई है मेरा, व्हाई नॉट, हाँ हाँ मम्मी वो बिल्कुल आप फिक्र ना करें, हम लोग है। बहुत सारे ऐसे होते हैं मसाइल जहाँ बहुएं जो है बिल्कुल एकदम पत्थर की तरह खड़ी होती फैमिली के साथ में कि यस वी आर देयर टू रेडी, वी आर देयर टू गिव सेक्रीफाइस। लेकिन इस तरह का अप्रोच होना चाहिए ना। अब जैसे मौलाना साहब ने बताया कि आप दादागिरी करो, किसी को उठा के यस रूम खाली चाहिए 3 हफ्ते पहले, तो ये तो ना भी नहीं बोल सकता है बच्चा और हाँ भी नहीं बोल सकता है बच्चा, और उसको मजबूरी में वो करना पड़ेगा। तो ये तो आपने एज ए मदर एज ए फादर आपने बीज बोया नेगेटिविटी का घर में, तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा दोनों। अगर होगा तो भी पॉजिटिवली नहीं होगा। लोग अगर मजबूरी में अगर उसको निकलना भी पड़ा तो वो पॉजिटिव नहीं होगा ना, वो नेगेटिव होगा। अच्छा जब नेगेटिव होगा तो जो आने वाली है इसकी वजह से मेरे को घर से निकलना पड़ा, तो आने के पहले ही नेगेटिविटी, तो कहां से दोनों बहुओं का दिल मिलेगा। और एज ए मदर यू कैन नॉट बी अ बायस कि वो आती है तो तुझे निकलना पड़ेगा। बट उनके पास ऑप्शन भी तो नहीं है। ऑप्शन है ना, अच्छी बात का तो ऑप्शन रहता ही है ना, मीठी बात का तो ऑप्शन रहता ही है। आपको क्या लगता है मैडम कि अगर मीठी बात से अगर ये अप्रोच करते हैं तो ये समीना भी बच्ची है ना, वो भी मासूम बच्ची है ना, तो उसको अगर बिठा के बोलते या उतना माँ का प्यार देते या उतना सास का पॉजिटिव प्यार देते तो प्यार से लोग कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। अम्मा साहब आप बताइए। देखिए मैं जो आप कह रही हैं ना, मैं सोचता हूँ कि वो दोनों अगर समझदार हैं तो ये समझ जाएंगी कि दोनों के दिल में सास से नफरत पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो समझदार में एक निकाल रही है, वो नहीं रही है, वो बच्ची नहीं निकाल रही है, ना ही वो जो एक दूसरे को जो सामने नामने खड़ा कर रहा है वो कौन है, वो पेरेंट्स है उस बच्चे के। तो अगर उन्होंने समझदार है वो कहेंगे भाई हम क्यों लड़ेंगे, ये सबब ये है, तो हम ही दोनों को इनसे अलग होना चाहिए। देखिए मोहब्बत जो डॉक्टर साहब ने कहा है ना, मोहब्बत पैदा करने के लिए आपको जो है आपका लहजा ही नहीं, आपको पूरा एटीट्यूड आपको बदलना है। ठीक है, एक सास जो है बहुत सारी बातें जो है बहू से करवा सकती है, बस वो अंदाज बदल के। मौलाना साहब ने पूरे जवाब का बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही वंडरफुल आंसर दिया है कि वो सास है, हेड ऑफ द फैमिली है, पूरी पिलर ऑफ द फैमिली है, उसको एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हमारे घर में किस तरह आए विथ अनबायस्ड विथ पॉजिटिविटी। तो आई थिंक ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये हल हो सकता था, बहुत आसानी से हल हो कुछ सकता महीनों था। की बात थी। नहीं अगेन कुछ महीनों में नहीं, आप अपना पॉजिटिव अच्छा अप्रोच रखो ना तो पीपल आर रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू। आप जहन में बोलते हो कि आप मेरी बेटी बहू नहीं मेरी बेटी हो, और बिहेवियर में आप बोलते हो कि मैं आपकी सास हूँ आप मेरी बहू हो, तो ये अलाइनमेंट नहीं होता है बेटा। देखिए ये बेटा बहुत जो है, हमारा एक दोस्त है वो हमेशा कहता है कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मैं उसके एटीट्यूड से अपनी माँ के जानता हूँ कि मेरी माँ सबसे बड़ी दुश्मन है मेरे बहू की। तो ये बेटा है जो समझदार है, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन एटीट्यूड देखता है, कहता मैं जानता हूँ कि मेरी माँ पक्की दुश्मन है मेरी बीवी की। लेकिन क्यों मतलब सासों में ये बात होती है, वो जानबूझ के तो करेंगे नहीं, अपनी खुशी से अपनी मर्जी से लेकर आए होते हैं। लोग बेटा ये जो चीज़ है ना, अब ये जो है बहुत बड़ा मसला तुमने बताया कि क्यों ऐसा करती हैं। वही क्यों करेंगे, उसकी सास ने उसके ऊपर किया है, जनरली लेगेसी चलते आती है। वो एक मसला, एक जवाब ये है जी कि एक जो है उसने एक जिंदगी जो गुजारी है, उस सास ने 25 साल गुजारा जो है जॉइंट फैमिली में गुजारा, उतार चढ़ाव देखे, खट्टे मीठे दिन देखे, और
वो सोचती है कि सेम यही एटीट्यूड अगर मुझे बहू को अपने पास रखना है तो मैं अपनाऊंगी तो ही रहेगी। अच्छा। तो एक तरह का खौफ है, इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी जो है वो इस तरह का काम करने पे मजबूर कर देती है कि भाई मैं ऐसा करूंगी तो इसका रिएक्शन ये होगा और मेरे हाथ में कमांड आ जाएगी और मैं कमांड को कंट्रोल बाकी कर रखूंगा। पाऊंगी सिचुएशन को। लेकिन आज दुनिया में जो है कोई भी डंडा मार के किसी के ऊपर कब्जा नहीं कर सका है। कब्जा अगर करना है किसी को तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत उम्दा हदीस किसी के दिल में घर बनाने के लिए बताई कि हमेशा नर्म गुफ्तार, ठीक है, बात करने में हमेशा नरमी दिखाना। दूसरे गिफ्ट देना सीखो। जो आदमी हमेशा लेने की सोचता है और रुडली बात करता है वो कभी भी दूसरे के दिल में घर नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई भी इंसान, सास हो या बहू हो या कोई भी हो, अपनी जगह, अपनी किसी के दिल में हमें जगह बनानी है, उसका सिंपल तरीका यह है कि मैं आसानी से नरम गुफ्तगू करूं और देना सीखूं। मौलाना साहब, यूँ तो हम कहते हैं कि दहेज लेना या देना बहुत ही गलत बात है, हम सब अपने आपस में ये मानते हैं ये चीज़, लेकिन फिर भी जहाँ शादी होने जाती है वहाँ लड़कियों के बाप ज़रूर लड़कों के बाप से ये सवाल रखते हैं, आपकी कोई डिमांड है, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है। क्यों वो इस सवाल को उठाते हैं? क्या एक तरह से ये बढ़ावा देना नहीं है दहेज की रीत को, जो आज हम इतना बुरा कह रहे हैं और फिर ऐसे सवाल भी कर रहे हैं? हम लोगों में ही ये दोगलापन मौजूद नहीं है? ये सच बात है। जनरली आज पूरी सोसाइटी बीमार है इस मामले में, ठीक है। ये जो है दिमागी बीमारी है। वो क्या समझते हैं मेरी बेटी की वैल्यू इससे जुड़ी हुई है। क्या ये सच नहीं है? नहीं, नो। आज याद रखना ये बात, मेरे पास एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है, और मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कोई एक समान नहीं कर सकता। एक मिसाल है, इसी बम्बई में अगर रजबी जब थे तो बहुत स्वीट, बहुत अच्छा वाक़या पेश है, तो मैं आज भी हैरान हूँ और मुझे मोटिवेट करता है कि भाई देखो इस तरह की मेंटालिटी जो है इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। दो दोस्त बस में थे, एक झोपड़ी में रहता है, एक फ्लैट में रहता है, तो गैप भी कितना है। और उन क्लोज फ्रेंड थे, जिस दो लड़के से दोस्ती थी वो यतीम था जो झोपड़ी में रहता है, और जो फ्लैट में रहता है उसके पास सब कुछ था। जब उसने ग्रेजुएशन कर लिया तो एक दिन अपने दोस्त से छुट्टी में मिलने गया, तो क्या देखा कि वो अब उस छोटी सी झोपड़ी में वो कलर कर रहे हैं माँ और बेटे मिलके। तो उसने नॉक किया तो दोस्त ने दरवाज़ा खोला, यार हम ऐसी पोजीशन में, तुमको बोला क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, बोला ऐसे ही आता हूँ, मैं कोई तकलीफ़ नहीं है। तो बोले यार मेरी सिस्टर भी है, वो कलर कर रही है। और तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अपनी तुम सिस्टर से बोलो, तुम वो छोड़ दो, मैं उसकी जगह वो काम कर लूँगा। बोले उसको बोली चलिए ठीक है। माँ ने कहा बेटा तुम ये काम छोड़ दो, तुम जाओ बेटे के लिए चाय बनाओ, अब उसका दोस्त भी आया, हम सब चाय पियेंगे, अब तुम वो काम करें। वो बोला वो कलर हो गया। मैं कहा वो घर में गया, मैंने भी वो ब्रश उठा लिया और कलर करने लगे। क्या कलर करते करते मैंने कहा कि मम्मी ग्रेजुएशन मैंने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, तो बेटी क्या बहन का रिश्ता लगा। तो माँ ने कहा बेटा हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अच्छा रिश्ता मिले तो कर दे, अब तुम्हारे जैसा कोई लड़का हो। अच्छा। माँ ने ऐसे ही बातों में तो कह दिया कि बेटा तुम्हारे जैसा कोई लड़का हो तो बिल्कुल कर दे। तो उसने कहा सीरियसली आप मेरे से करोगी? कहा क्यों नहीं करेंगे, तुम इतने अच्छे हो और पढ़े लिखे हो, समझदार हो, व्हाई नॉट। बोला ठीक है। बोला वो चाय पिया, कलर वलर करके हम चाय पिया और चले गए घर। घर में मैंने कहा कि भाई मैं एक शादी करना चाहता हूँ। तो कहा मेरे घर में सब बवाल आ गया। मैंने जैसे ही कहा मैं शादी करना चाहता हूँ तो बोली कौन है वो, मैंने नाम बता दिया, भाई फलां लड़की है, मेरे दोस्त की बहन है और हम जानते हैं। तो कहा नहीं हमारे दरमियान बहुत बड़ा गैप है, नहीं हमें नहीं करना। उसने कहा मुझे करना है।
मुझे करना है, अब बताओ आगे। तो उन्होंने क्या किया, माँ बाप ने क्या करना कर लो, हम नहीं शरीक होंगे। ठीक, वो आगे रजवी के पास गया, बोला आप बताओ शरई मसला क्या है मेरे लिए, मैं ऐसी लड़की से शादी कर सकता हूँ जिसको मेरे माँ बाप सामने से कहते नहीं, और सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारे दरमियान फाइनेंशियली बहुत गैप है। तो अगर जवीद ने कहा नहीं बिल्कुल तुम कर लो। क्या ऐसी शादी में ब्लेसिंग्स होंगी जहाँ माँ बाप ने? अब लोग हम इस पॉइंट पे आएंगे, पहले तुम्हें हम जो नतीजे में लेना चाहते थे वो बता दें। जी। उन्होंने कहा ठीक है, वो गया, बोला भाई मैं रेडी हूँ, इसका तुम्हारा वो कहा वो लोग शरीक नहीं हो, आप मेरे से करना चाहती हो? हाँ। कहा चलो, उमर मस्जिद में निकाह पढ़ाया गया। अच्छा, यहीं का वाक़या है? इसी बम्बई का जी। निकाह हो गया। तो अब कहाँ रहेगी? उसने कहा कि भाई देखो मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैंने इसे निकाह किया, मैं इसको ले जाऊँ, मैं कहीं भी ले जाऊँगा। एक दोस्त सामने से कहा, बोला 1 महीने के लिए मैं फ्लैट दूंगा, तुम जाओ, चले जाओ, बाद में देखते हैं क्या होता है। दोस्त है वो हो गया, चलो 1 महीने के लिए चलेगा। 1 महीने में ही इन दोनों ने अप्लाई किया, दोनों को अमेरिका जॉब लग गई। ओहो माशाल्लाह। लोग आज वो आते हैं जब मुंबई, पूरी खानदान उनको एयरपोर्ट लेने जाती है, हाँ। 1 रुपए खर्च किए बगैर शादी किया। क्या बात है, वेल बहुत कम कपल, लोगों की किस्मत होती है। वेल कपल आज मैं सोचता हूँ वो सबसे कामयाब है। तो ये नहीं कह सकता कोई कि पैसे से इंसान को कामयाबी मिलने वाली। ओके। ठीक है, अब जो ब्लेसिंग तुम कहे थे, ब्लेसिंग आई या नहीं आई? वाकई तो ये मेंटली बीमारी है कि हम सोचते हैं कि जहेज से हमारी बच्ची की लाइफ बनेगी। आज के समाज में ये एक थॉट प्रोसेस आ गया है कि बच्चे का या लड़की का या लड़के का कैरेक्टर, मॉरल वैल्यूज, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें हैं वो ओवरशेडो हो गई पैसे से। हाँ बिल्कुल, विच इज रॉन्ग। अमीरों को समझा जाता है कि बहुत अच्छा खानदान हाँ। है, अब अच्छे बहुत पढ़े सारे लिखे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे खानदान के हैं, बहुत हाई प्रोफाइल है उनका, शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद पता चलता है कि ये शराब नोशी करता है या दूसरे सब्सटेंस में इन्वॉल्व है या उसका बहुत सारे अफेयर्स थे। तो ये पैसा जो है ये सारी चीजों को छुपा देता है। ये बच्चे के पास, जैसे मौलाना साहब ने बिल्कुल बताया, उसके पास कैरेक्टर था और उसकी माँ ने इसका कैरेक्टर देखा, इसका पैसा नहीं देखा। नहीं तो उसकी माँ बोल सकते थे नहीं नहीं बाबा, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे ब्लेसिंग नहीं है तुम्हारे माँ बाप की, तो तेरे पास है क्या, आई विल नॉट गिव यू माई डॉटर। लेकिन उस माँ ने भी उसमें कैरेक्टर देखा, डिसिप्लिन देखा, वैल्यूज देखी, मॉरल वैल्यूज देखी कि नहीं ये बच्चा मेरी बच्ची को भले दाल चावल खिलाएगा बट खुश रखेगा, और फिर अल्लाह की रहमत आई उसके ऊपर। मौलाना साहब देखा जाए तो यहाँ पर समीना के जो सास ससुर है उन्होंने कुछ नहीं लिया समीना से, बल्कि हीना से भी कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक उम्मीद होती है कि हमने कहा है कुछ नहीं चाहिए, पर लड़की वाले कुछ ना कुछ तो ज़रूर देते हैं, और अगर वो तोहफे या जो भी है दहेज अगर ना मिले तो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है, कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लगता है। तो क्यों शादी एक नुमाइश या एक स्टेटस का जरिया बन गई? देखिए ये मुनाफिकत नहीं है, यही तो बीमारी का कंपोनेंट है। वही यही तो मसला है। आज जो है मैं खुशी होती है ना तोहफे से हर किसी को। देखिए तोहफा जो है आप किसके लिए मांग रहे हो? अपने लिए, मतलब दूल्हा दुल्हन के लिए? शुरुआत हो गई इन चीजों की कि भाई सबको आज तोहफे मिलते हैं। यही सवाल है कि जब हम शादी करने जाते हैं तो हमारे जहन में चल क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग? ये चल रहा है कि हमें माल मिलने वाला है, ये लड़की का कैरेक्टर चल रहा है। हाँ क्या चल रहा है? तो हमेशा किसी भी रिश्ता जो बिल्ड होता है इंसान की मेंटालिटी से होता है। हमने क्या समझा है उसको? पहले से हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन दिल कह रहा है सब कुछ चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बेईमानी है और यही चीज शो में दिखाई दे रहा है। कह रहा है हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, उसके बाद जब मिल गया तो ताना मार रहे हैं कि ये देखो अच्छे घराने में। तो ये क्या है? ये बड़ी मुनाफिकत है। ठीक है, और जहाँ रिश्ते की बुनियाद मुनाफिकत पे होगी वहाँ कामयाबी नहीं होगी। खुलूस इसीलिए कहा है कि जिस चीज़ की बुनियाद खुलूस पे डाली जाएगी वहाँ सब चीज़ पॉसिबल है। कुर्बानी भी मिल जाएगी,
वाकई हमने ऐसी बच्चियों को देखा है जो जिंदगी मुश्किल तरीन ज़माने गुजार लिया लेकिन उफ तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस रिश्ते की बुनियाद खुलूस के ऊपर है। ठीक है, आज बहुत सारी बच्चियां हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा परेशानियां बर्दाश्त करके रहती हैं शौहर के साथ और कभी शिकायत नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो पैसे के ऊपर नहीं है, खुलूस के ऊपर। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर मुख्तसर से लोगों को बुला के शादी कर दी जाती है कि वाकई अगर समझे नेक लोग हैं, नेक घराने से ताल्लुक़ करते हैं, ज़्यादा शादी का दिखावा नहीं करते, तो कई बार ऐसा होता है कि सबको नहीं बुला पाते हैं और ख़ानदान वालों में फिर मुलाकात होती है, आपने हमें नहीं बुलाया, शिकायतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे भी बातें बनाते हैं ख़ानदान वाले कि ज़रूर कोई बात होगी, इतनी खामोशी से शादी कर दी गई है। तो इस बात का सामना तो बड़ों को करना पड़ता है ना। तो क्या सास का ये फरजाना का कहना सही नहीं कि भाई उनके बेटे की शादी में उनकी नाक कट गई, पूरे ख़ानदान वालों के सवालों के जवाब जो उन्हें देने पड़े होंगे? लोग देखिए, ये जो बात है ना, मैं सोचता हूँ कि दुनिया में आज धीरे धीरे जो है लोगों की उम्मीद मुझे आपसे क्या चाहिए बहुत बड़ी होती जा रही है। ठीक है, शादी ब्याह में हम क्यों आप आज हम बहुत सिंपल सवाल है, अच्छा है ये प्रोग्राम है कि भाई सवाल ये कि हम क्यों पूरे जो है हज़ारों लोगों को बुलाकर अपनी खाल खिंचवा लें। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, मेरी एक जो है वाजिब काम है, शादी करना एक वाजिब काम है और मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, और अगर मेरे पास कैपेसिटी भी हो तो मुझे कौन सा जो है ये वाजिब शरीयत ने किया है या सोसाइटी भी, क्यों आप इतनी बड़ी उम्मीद लेके जो है किसी के सामने जा रहे हो? इतने लोगों को बुलाएंगे तो ही सक्सेस होगा। शादी का सक्सेस कभी बुलाने पे डिपेंड करता है। मतलब एक रिलेशनशिप होता है ना कि भाई उनके साथ रिलेशन फिर ख़राब होने के चांसेस होते हैं अगर नहीं बुलाया जाए तो। ऐसा कहीं है? क्योंकि वही मौका होता है जब सब जमा होते हैं। देखिए, ये जो मसला है ना जो आप कह रही हैं कि भाई रिलेशन ख़राब हो जाएगा, अगर मैं लोगों को अपनी बड़ाई नहीं मार रहा हूँ कभी नहीं ख़राब होगा। ख़राब कब होता है? जब मैं अपनी शान दिखावा ज़्यादा करता हूँ और एक्चुअल कुछ और है। लेकिन अगर मैं अपने आप को एक सोसाइटी के सामने ऐसा पेश करूँ कि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ, ठीक है, तो यकीनी बात है लोगों की तवक्को मुझसे नहीं बढ़ेगी। जब तवक्को नहीं बढ़ेगी तो भाई ठीक है, मैंने किसी को बुलाया तो मैंने ज़रूरी समझा होगा तो बुलाया, नहीं बुलाया तो उसको शिकायत इसलिए नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आज ये सारी जो चीज़ें जो आप कह रही है ना कि भाई लोगों को बुरा लगता है, कोई शिकायत होती है, किसी कोई कुछ और कहते हैं, उससे क्या होता है बच्चों की हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमारी बनाई हुई हैं। अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं तो हमें खुद एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। पूरे खानदान में बुरे बन जाएंगे। नहीं, बहुत सारी ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी बड़ी फैमिली होती है मान साहब कि जो बिल्कुल सिंपल शादी करती है कि नहीं फजूल खर्चा नहीं करना है, फजूल दिखावा नहीं करना है, तो वो सोसाइटी के अंदर दे आर रोल मॉडल। बिल्कुल, और इसी तरह का रोल मॉडल होना ही चाहिए। इतनी बड़ी फैमिली थी, इतनी बड़ी उनके पास वेल्थ था, उसके बावजूद भी दिया सो सिंपल, निकाह किया, छोटा सा बहुत ही छोटा सा मुख्तसर फंक्शन किया, तो वो क्या छोटे हो गए उनकी सक्सेस? डॉक्टर साहब एक मेरे सामने का केस है बिल्कुल कि ऐसी एक फैमिली ने छोटी शादी की और बुलाया नहीं, उसके बाद पूरे खानदान ने उनका बॉयकॉट कर दिया, अपनी अपनी बेटियों की शादी की, उन्हें किसी ने नहीं पूछा, किसी ने बुलाया नहीं। देखिए आज इससे बढ़ के कल्बे सादिक साहब थे, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, उनके लड़की की शादी थी तो उन्होंने कहा कि भाई उनके पास तो नाम पूरे इंडिया में उनके पॉलिटिशियन से इनसे उनसे कितने ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा भाई शाम को मस्जिद में जो निकाह होगा, मैंने जो है 100 आदमियों को शरबत पिलाने का इंतज़ाम किया है, निकाह के बाद वहीं से लड़की रुखसत हो जाएगी, खाना भी नहीं खिलाऊंगा। अभी क्या इसका क्या इज इन लेजेंडरी, पूरे इंडिया के अंदर लेजेंड है मौलानाओं में। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं जो इस तरह का जो बिहेव किया कि भाई उनका बाइकआउट कर दिया, ये छोटे माइंड के लोग हैं, ये नेगेटिव, इनके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है कि अगर किसी ने मुझे नहीं बुलाया तो मुझे उसको नहीं बुलाना। ये इतने बड़े मौलाना साहब ने इस तरह का किया तो जो छोटे जिनकी शादी होने वाली है ना, उनको हिम्मत बढ़ती कि अगर हमारे पास कम पैसा है, अगर हम छोटा फंक्शन करेंगे
तो हम बुरे नहीं हो जाएंगे। ये उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए एक जरिया है। बिल्कुल। मौलाना साहब और डॉक्टर साहब, आप दोनों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। हमारा शो इख्तिताम की तरफ आ गया। मैं ये नहीं कहती कि ये सब करना आसान है, जानते हैं मुश्किल है, कहना ज़्यादा आसान है, करना ज़्यादा मुश्किल है, बट कोशिश कर सकते हैं हमारे नाजरीन के इन बातों को अप्लाई करें और कोशिश करें कि आप एक मिसाल बनकर सामने आए, लोगों की एक मिसाल बनिए। इंशाल्लाह फिर तो अल्लाह मालिक है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे व्यूअर क्वेश्चन की, जो हमारे व्यूअर्स हमें भेजते रहते हैं। तो पहला सवाल मौलाना साहब मैं लेना चाहूँगी। ये सवाल हमारे जीमेल पर आया है। ये शानिया जी हैं, ये अपने किसी मोमिन भाई की तरफ से लिख रही हैं कि वो कह रहे हैं हमारी ज़ौजा बिना हमारी इजाज़त के और बिना हमको बताए मैके चली गई हैं और हमारे 2 बच्चे, 5 साल का बेटा और 2 साल की बेटी भी उन्हीं के पास हैं। 2 महीने हो गए हैं, मैंने अपनी ज़ौजा से कोई बात नहीं की है। अब ज़ौजा के घर वाले मुझ पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि बच्चों का खर्च भेजो। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए और हम अपने बच्चों की कस्टडी भी हासिल करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें? तो इसका शरई तरीका यह है कि अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप बच्चा मेरे पास भेज दीजिए। और अगर बच्चा 5 साल का है, ठीक है, तो बेटे का तो आप ले सकते हैं कस्टडी, लेकिन लड़की 7 साल तक जब तक नहीं होगी वो कस्टडी आप शरान नहीं ले सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक बात रही खर्च देने की, खर्च बाप के ऊपर बेटों बच्चों का वाजिब है चलाना। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि भाई वो खर्च मैं अपने पास लाएंगे तो दूंगा, देना है उसको, चाहे वो घर ला के दे या वहाँ दे, देना बच्चों का खर्च। बीवी ठीक है, जब वो नाफरमानी करके गई है तो शरीयत कहती है कि जब तक वो आपकी इताअत में नहीं आएगी खर्च नहीं देना। मतलब यहाँ पर तो हमारे सामने एक पहलू है कि किस वजह से बीवी ने घर छोड़ा होगा, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि कई बार ऐसा होता है कि बीवी ने अब घर जैसे कि छोड़ दिया, ये कह रहे हैं चली गई है वो बीवी। इस्लाम में सेपरेशन तो कोई चीज़ है ही नहीं, या तो डिवोर्स है या तो शादी है, यहाँ तो बाकायदा सेपरेशन है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप जो है दुनियावी और शरई नुक्ते नज़र पूछती है तो शरीयत तो कहती है दोनों के ऊपर ज़रूरी है कि एक दूसरे से बातचीत कर ले। जिस तरह लड़की के लिए कहती है उसी तरह लड़के के लिए कहती है। वो चली गई तो अब लड़के का काम है कि भाई क्यों गई, वो बातचीत कर ले, समझा दे, अगर नाराज़ है कोई शिकायत है तो दूर कर दे। सेम यही बात हम लड़की के लिए कहते हैं कि भाई अगर लड़की गई है तो उसको इस तरह तो जाना नहीं चाहिए था, अब अगर गई है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो वो मसला सुलझा ले। और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 2 महीने ही हुआ है, कोई ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ है, और ये थॉट प्रोसेस लाना कि कस्टडी ले लेना, तो ये बहुत प्रीमेच्योर बात हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा मसला होगा, जैसे मौलाना साहब ने बताया कि बड़े बुजुर्ग को एडवोकेसी करो, किसी को बीच में डालो, हल करो मसला। तो 2 महीने में अगर ये थॉट प्रोसेस लाना तो जरा थोड़ा मुझे जल्दी है। मौलाना साहब, एक मीरा रोड से हमारी एक व्यूअर का सवाल ये है कि अगर शरीयत में काम करना वाजिब नहीं है लड़कियों पर, तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क्यों घर के काम किए? और फिर रसूल खुदा की हदीस भी मिलती है कि घर के सारे काम तुम्हारे हैं, बीबी फातिमा से कह रहे हैं, और घर के 4 दीवारी के बाहर के काम मौला अली के ज़िम्मे हैं, तो क्यों बीबी फातिमा ज़हरा ने? लोग कभी आपने देखा है कि इमाम ने कहा हो कि ये काम आपने नहीं किया? काम जो है, ये जो हमारे पास हदीस मौजूद है, ये बेशक कि जब शादी हुई तो अल्लाह के रसूल ने जाकर इमाम के घर में कहा कि और भी दोनों के तकाजे के ऊपर डिमांड दोनों ने किया कि अल्लाह के रसूल हमारी जिम्मेदारी आप बता दें हमें क्या करना है। दोनों ने जब कहा तो इमाम ने कहा कि ठीक है, घर के अंदर जो होगा वो तुम देख लेना, घर के बाहर अली देख ले। क्या अल्लाह के रसूल ने ये काम बीवी के ऊपर वाजिब कर दिया या बीवी की ख्वाहिश के मुताबिक बता दिया? बीवी डिमांड कर रही है कि मुझे बताओ मैं क्या करूं। ये नहीं कहा कि बेटा तुम शादी करके आए हो, तुम्हारे ऊपर सारा काम तो वाजिब है, करो, ये नहीं कहा है अल्लाह के रसूल ने। पर बीबी फातिमा ज़हरा हमारे लिए एक नमूना अमल है, तो हमें फॉलो ये बिल्कुल, लेकिन नमूने अमल किसके लिए है? बीबी ने ये काम क्यों किया? एक सवाल है। बीबी रोल मॉडल बन के आई है। रोल मॉडल किसके लिए? जो सबसे नीचे वाली है उसके भी बीवी की सीरत को देख के सुकून मिले कि हाँ मेरी बीवी ने भी ये काम किया है। ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसी जगह पर आप देखें
कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने घर में कौन सा काम नहीं किया। भाई कई बार हदीसें मिलती हैं, तंदूर साफ कर रहे हैं, दाल रोटी पका रहे हैं, बच्चों को नहला रहे, पानी ला के दे रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, और क्या चाहिए। तो आप अगर वाजिब होता बीवी के ऊपर तो इमाम को नहीं करना चाहिए था। मतलब इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि जैसे मर्दों पर नान नफका वाजिब है अपनी बीवियों का, कई बार मौला अली के घर में फाके हुए, बीवी ने तो शिकायत नहीं की कि मेरा नान नफका पूरा नहीं कर रहे हो। तो आजकल की औरतों को ये क्यों नहीं सिखाया नहीं जा नहीं, रहा है? आप ऐसा जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल इसके बरखिलाफ पिक्चर है। मैं आपको बताऊं, जनाब फिज़ा के बारे में यह वाक़या मिलता है। जनाब फिज़ा जब पैगंबर ने गिफ्ट में इमाम और जनाब ज़हरा को ये कनीज़ दी कि आप इनकी खिदमत ले लीजिए, तो जनाब फिज़ा आई और देखा कि भाई इनके घर में तो फाक़े हो रहा है। तो उन्होंने कहा, बीबी से कहा कि मैं एक ऐसे मुल्क की हूँ और इतनी बाफजीलत हूँ कि मैं मिट्टी से सोना बना सकती हूँ, मैं आपकी गरीबी दूर कर दूँगी। तो बीबी ने फरमाया, ये फार्मूला मुझे नहीं अली को बताओ। तो आप देखो, कोई भी औरत अगर परेशान होती तो बोले यार मेरे हाथ में तो पावर है। पावर, और पावर कैसा, मिट्टी को सोना बना सकती हूँ मैं। कहा ये फार्मूला अली को बताना। इमाम आए तो बीवी ने इशारा किया, फिज़ा कहो। तो फिज़ा शर्म महसूस कर रही, तो बीवी ने शह दिया, मोटिवेट किया, ए अली, फिज़ा आपसे कुछ कहना चाहती है। हाँ कहो। तो कहा कि ए मेरे आका, मैं वो फार्मूला जानती हूँ जिससे मिट्टी से सोना बनाया जा सकता है। तो इमाम ने कहा कि ए फिज़ा, तुम फार्मूला जानती हो, हमें फार्मूले की भी ज़रूरत नहीं मिट्टी को सोना बनाने के लिए। लेकिन ये ज़िंदगी मैंने और ज़हरा ने मिलकर इंतखाब की है, ताकि जो हमारे जो तंगदस्त मोमिन हैं उनको एक सहारा मिल सके कि भाई मौला अली ने भी ऐसे सुकून मिल सके। तो आप अगर आप खुद ये चॉइस कर रहे हो, ज़िंदगी इमाम की तरफ से नहीं है। ये इमाम तो रेडी है कि वो अगर कहती है भाई सोना बना दो, वो सोना बना सकता है। इमाम तो रेडी है कि जो आपको चाहिए वो दे सकते हैं। हाँ, लेकिन आप खुद कह रहे हो मैं अल्लाह के लिए आई हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुँचाने के लिए, तो मैं सेक्रीफाई करके उस ज़िंदगी को चुनूंगी जो मेरी उम्मत की कमतरीन औरत भी मेरी सीरत देखे तो उसको एक सुकून का एहसास हो। ठीक है। तो आप जो ये सवाल कर रही है, वो सवाल बीबी को आप रोल मॉडल वहाँ हर जगह नहीं बना सकते हो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। बीवी ने हमसे कहा कि एक कमरे में रहना, दूसरे कमरे में नहीं रह सकते हो। आज इस्लाम कहता है, इस्लाम में है कि अगर एक दिन का खर्च शौहर ने नहीं दिया, ये कर्ज होगा शौहर के ऊपर, और अगर उसने नहीं चुकाया तो वो लड़की क़यामत के दिन 1 रुपए के एवज में 500 नामे अमाल कबूल शुदा ले लेगी, 1 रुपए के बदले। ठीक है। तो आप कहते हैं बीबी ने तो नहीं मांगा था, वो बीबी थी। मेरी और आपकी बहन जो है वो बीवी नहीं बन सकती है। ठीक है। हाँ, अगर आपको सेक्रीफाई करना है, शौहर आपका गरीब है, आप सेक्रीफाई खुद करना चाहती हो, वेलकम, उसमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि एक लड़की नहीं चाहती, शौहर खर्च नहीं दे रहा है, उसके ऊपर वाजिब है देना। हत्ता मैंने ये तक देखा है, फतवे में ये जुमला आया है कि अगर माँ बाप का भी खर्च चलाना वाजिब है और बीवी का भी। माँ बाप का लड़के ने नहीं दिया, बीवी का भी नहीं दिया। माँ बाप का कर्ज माफ़ हो सकता है, बीवी का नहीं। खुशहाली ज़िंदगी जीने के लिए, खुशहाली फैमिली ज़िंदगी जीने के लिए शौहर वाइफ को, ये दोनों के लिए ये मैसेज है कि कंपटीशन ना करे, लोगों का देखा देखी ना करे कि उसकी वाइफ, वो फैमिली, कंपटीशन ना करे, कंट्रीब्यूशन करे। आप जब भी अपनी फैमिली के अंदर कंट्रीब्यूशन करेंगे तब आप यूँ देंगे अपनी फैमिली को, और कंपटीशन होगा तो शौहर जीत जाए या वाइफ जीत जाए तो वो फिर वो उसमें कंपटीशन में उतर जाओगे। तो ये फैमिली रहते हैं, साथ में इवॉल्व होने का है,
जब दोनों हस्बैंड वाइफ मिलते हैं तो तीसरी चीज़ एक बरकत नाम की इवॉल्व होती है। वो इवॉल्व जब ही होगी जब हस्बैंड अपना कंट्रीब्यूशन दे ईमानदारी से, वाइफ अपना कंट्रीब्यूशन दे, सास अपना कंट्रीब्यूशन दे, ससुर जी अपना कंट्रीब्यूशन दे, तो इंशाल्लाह सारी जगह से अगर कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो खुशहाली, अल्लाह की बरकत आनी ही आनी है। माशाल्लाह से डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छे मैसेज का और एक इजाफा कर दिया है, तो प्लीज़ इन मैसेजेस को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और हमें अपने फीडबैक्स और सजेशन यूं ही लिखते रहें। हमारा ईमेल एड्रेस है kbhr.channel1@gmail.com पर। हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब करें। नाजरीन, तो हम इस वक्त आपसे विदा लेते हैं और इस बार हम आपको फिर से याद दिला दें, हमारी कोशिश किसी की तरफदारी या किसी के अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ इतनी है कि रिश्तों में होने वाले इख्तलाफात को हम ख़त्म कर सकें। देखते रहिए चैनल 1, क्यों बिखरते रिश्ते। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।